नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 19 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज की। एक्सप्लेन्ड पेज पे फर्स्ट जो न्यूज़ है या फिर आर्टिकल है वो रिलेटेड है नेशनल जो अभी रिसेंटली फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज़ हुआ है, ठीक है, NFHS राउंड 5 का जो डेटा है उसमें जब सर्वे में ये पूछा गया था कि भाई आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, तो मेघालय में वुमेन जो है वो डिमांड कर रही है, उनकी प्रेफरेंस रहती है। डिमांड का मतलब प्रेफरेंस है कि उनके बेटी हो बजाय के बेटों के। बाकी और एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर सन प्रेफरेंस अभी भी डिमांड में रहता है, या फिर सन जो है उसकी डिमांड ज़्यादा चल रही है बेटे की। देखो, लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 का जो डेटा है वो रिलीज़ हुआ है, जिसमें यह है कि इंडिया में अभी भी सन प्रेफरेंस ज़्यादा है, पर मेघालय की बात करें तो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो वो कैसे, देखो, मेघालय में वुमेन जो हैं उनसे जब पूछा गया, इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने बोला हमें डॉटर प्रेफरेंस चाहिए, मतलब 21% ज़्यादा चाहिए उनको, ठीक है, बेटियों की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सन्स के लिए भी बोला गया मेघालय में कि हाँ जी हमें 16% इंडिविजुअल्स ने बोला कि हाँ भाई सन्स की प्रेफरेंस है हमारी तरफ से, पर ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी तरफ गई, वुमेन की तरफ। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मेघालय जो है ना एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी स्टेट है। एक तो होता है मैट्रियार्की, एक होता है मैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल में क्या होता है कि माँ की जो वंश की बातें होती है ना, वो वंश माँ के नाम पे चलता है, ठीक है। जबकि मैट्रियार्की में क्या होता है, सत्ता, पावर जो है वो हाथ में आ जाती है मदर के। तो दोनों में डिफरेंस है। एक तो होता है कि बस केवल नाम चल रहा है, जिम्मेदारियां चल रही हैं, और एक होता है कि हाँ जी डिसीजन मेकिंग का भी सारा रोल। तो डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है ना, तब कहीं ना कहीं वुमेन को इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं है वहाँ पर, जितना कि पेट्रियार्की में फादर की होती है, ठीक है। तो हम मैट्रियार्की से तो नहीं बोल सकते, बाकी हाँ मैट्रिलिनियल ज़रूर बोल सकते हैं। इसका एक सिंपल से तरीके से बताया हुआ है कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी कैसे है कि नॉर्मली देखा जाए तो जेंडर बायस का एक बिहेवियर देखने को मिलता है। मान लो कोई ऑफिस है, ऑफिस में प्रेफरेंस किसकी है, बोले कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं वहाँ पर वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता, तो बोले इस तरीके से बायसनेस दिखाई जाती है, ठीक है। तो जब कोई डिसीजन मेकिंग का जो स्टेज है या कोई भी पोजीशन है वहाँ पर वुमेन अपॉइंट नहीं हो रही है, जबकि आप वहाँ पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी बोल रहे हो, या फिर मैट्रियार्की अगर इसको बोलो कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर है वो वुमेन के हाथ में आ जाए, तो बोलो वो प्रॉब्लम कर देती है। जबकि लीनियर्स की बात करें तो माँ की जो वंश है उसकी लाइन कंटिन्यू रहती है, माँ के बेटी फिर बेटी के बेटी, इस तरीके का सिस्टम होता है। वो तो सही है, बट सवाल जब आती है डिसीजन मेकिंग की, तब वहाँ पर वुमेन की बजाय मेल जो है कई ऑफिसेज में वो डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं। तो मैट्रियार्की नहीं बोल सकते हैं, बोले केवल मैट्रिलिनियल सिस्टम बोल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल ये बताया जा रहा है कि मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट की वजह से वो दोनों सेपरेट हो गए, तो बच्चों की देखभाल करना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वाइफ की ही रह जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जिम्मेदारी वाली जो बात आ गई वो किस पे आ गई, वुमेन पे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी होने के बेसिस पे बेटे की ज़्यादा डिमांड की जाती है या बेटी प्रेफरेंस में रहती है। बाकी पूरे देश में अगर देखें तो अभी भी आप देख लो, जो मैरिड मैन जो हैं उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि बेटियों की बजाय हमें बेटे चाहिए, 16% का ये कहना था, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वुमेन की डिमांड करने वाली जो सेगमेंट थे, मतलब बेटी की डिमांड करने वाले जो लोग थे, उनके कंपैरिजन वो कितने थे, केवल 4%। तो 16% तो डिमांड क्या, मतलब क्या डिज़ायर रखते हैं कि बेटा हो, ठीक है, और 4% रखते हैं केवल बेटी हो। तो इसका मतलब 4 गुना ज़्यादा प्रेफरेंस है अभी भी सन की, ठीक है। तो ऐसे में जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर बायसनेस, उसके पीछे का कारण यहाँ से अभी भी क्लियर होता है, जबकि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है। बाकी तो डेटा को एनालाइज किया जा रहा है यहाँ पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि अभी एंशंट लगभग मानो 13,000 से 16,000 साल पुराने एक बच्चे के दांत मिले हैं, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि किस तरीके से हम जो ह्यूमन है, होमोज हैं, तो हम अगर ऊपर थोड़ा हमारा बैकवर्ड जाए थोड़ा सा एंशंट टाइम पे, तो एंसेस्टर्स जो थे हमारे, ठीक है, उनकी आप लिंकिंग निकाल सकते हो निएंडरथैल्स के साथ में, ठीक है, निएंडरथैल्स।
ठीक है, आज तो हम होमोज हैं, राइट। तो निएंडरथैल्स जो है वो हमारे से लिंक्ड एक और स्पीसी थी ह्यूमन, मतलब मान लो कि ह्यूमन की ही, ठीक है। और इन्हीं के साथ में एक और स्पीसी और थी जिसका नाम है डेनिसोवांस, ठीक है। अब ये डेनिसोवांस और निएंडरथैल्स, इन दोनों के बीच के लिंक की कड़ी जो है ना, इन दोनों के बीच का जो लिंक है उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि इन दोनों के बीच में कुछ लिंक था या नहीं। तो ये जो बच्चे के दांत मिले हैं ना, ये कुछ लिंक बता रहे हैं कि वाकई में एंशियंट टाइम में जो ह्यूमन था उसके कज़िन ही रहे हुए हैं ये डेनिसोवांस। अब ये डेनिसोवांस कहाँ पर थे? ये देखो मेनली साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में मिले हैं, ठीक है। जबकि ये जो ह्यूमन या फिर जो निएंडरथैल्स, ये जो हैं ये कहाँ पर मिलते थे? अफ्रीका वाले एरिया में या फिर यूरोपियन रीजन में, ठीक है। तो बोले दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक था। अब उस लिंक के लिए अभी तक तो क्या डीएनए बेस्ड ही स्टडीज़ हो रही थी, पर अब धीरे धीरे फिजिकल एविडेंसेस और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें एक और कदम आगे बढ़ने का ऑप्शन निकल रहा है। जब ये छोटे बच्चे के दांत मिले हैं, कुछ फिंगर्स मिली हैं, ठीक है, जिसमें आप देखो फ्रेगमेंटेड बोन्स मिली है, टूटी हुई हड्डियाँ एक तरीके से, या जॉइंट्स मिले हैं। और कहाँ पर? लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पर केव्स में ये डिस्कवरी हुई है। तो ऐसे में निएंडरथैल्स और डेनिसोवेंस और ह्यूमन, इनके बीच का लिंक जो है वो ये दांत और ज़्यादा हेल्प क्रिएट कर पाएंगे कि हाँ ये हमारे एंशिएंट कजिन्स रहे हुए हैं, ठीक है। तो निएंडरथैल्स और ह्यूमंस, इनके बीच का लिंक तो अच्छा सा क्लियर है, ठीक है, जो होमोज हैं हम लोग, ठीक है। और डेनिसोवेंस जो हैं, उनका भी लिंक जो है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए रिसर्च चल रही है। और डेनिसोवेन किस वाले एरिया में थे? साउथ ईस्ट एशिया में। तो एक बार हम लाओस पे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का मैप आपके सामने यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है लाओस, ठीक है। लाओस की बॉर्डर आप देखो, इधर म्यांमार से शेयर होती है, थाईलैंड से भी होती है, इधर कंबोडिया, इधर वियतनाम है, उधर चाइना है, ठीक है ना। और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। बाकी और कंट्रीज़ की अगर नज़र डालो तो वियतनाम है, जो कि इधर देख सकते हो साउथ चाइना सी वाले एरिया में पूरा एक्सपेंडेड है, ओके। इधर आप देख सकते हो ये थाईलैंड है, ओके। थाईलैंड के साउथ में यहाँ पे मलेशिया आ जाता है, मलेशिया के साउथ की तरफ यहाँ पर सिंगापुर लोकेटेड है, ओके। और ये जो सिंगापुर जिस जगह पे लोकेटेड है, और ऊपर की तरफ ये जो मलय पेनिनसुला है, नीचे की तरफ ये जो सुमात्रा, इनके बीच का जो ये वाटर स्ट्रेट है ना, जो कि अंडमान सी को ज्वाइन करती है इधर साउथ चाइना सी वाले एरिया से, इसको मलक्का स्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो डार्क रेड कलर सा है, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे की तरफ, ये है इंडोनेशिया, ठीक है ना। इस वाले एरिया में ये वाला पोर्शन, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये सुलावेसी, ये आइलैंड्स के नेम है, ठीक है। और इधर ये वाला वॉयलेट कलर में आप देख सकते हो फिलीपींस, ठीक है। तो ये साउथ एशिया का मैप है। तो लाओस की केव्स में मिला है वो जो एविडेंस मिले हैं उस छोटे बच्चे के, ठीक है, जो कि 13,000 से 16,000 साल पुराने हैं वो, ओके। आगे चलते हैं। फिर देख लो अगला आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस, राजीव गांधी जी को मारा गया था जब, उस केस में देखो 3 दशक बीत चुके हैं। तो उस केस में अभी एक इंडिविजुअल को बरी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका नाम है यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, AG पेरारीवालन, ठीक है। तो पहले तो डेथ सेंटेंस दिया था, फिर उसको कम्यूट किया गया, कम्यूट का मतलब रिड्यूस किया गया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में, फिर उसके बाद में टाइम इन्होंने पूरा बिता दिया। तो उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली रिलीव कर दिया कि बोला सज़ा पूरी 30 साल की बिताई है। 19 साल की उम्र में जेल में डाल दिया गया था, 31 साल की जेल काट करके 50 साल की उम्र में रिलीव हुए हैं, ठीक है। काम क्या था, जो बॉम्ब बनाया गया था ना, उस बॉम्ब में जो बैटरीज़ की रिक्वायरमेंट थी, वो बैटरी सप्लाई करने में रोल प्ले किया था 19 साल की उम्र में ही। तब से अरेस्ट हुए, 1999 में कन्विक्शन हो गया, उसके बाद में जेल में थे, बहुत सारी कोशिशें की निकलने की, एक बार पेरोल पे बाहर निकलना भी हुआ, बट वही चीज़ है कि अभी भी लास्ट में आते आते भी जो IPC का सेक्शन 302 था ना, उसके अंडर में पनिशमेंट फॉर मर्डर, उसके बेसिस पे इनकी सज़ा चल रही थी। फिर फाइनली फिर सुनाई हुई और फिर अभी रिलीव कर दिया। इसी बीच में एक पॉलिटिकल गैम्बिट भी उलझा हुआ है, वो क्या कि तमिलनाडु सरकार
अभी स्टैलिन गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो तमिलनाडु डीएमके की, तो तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर को एडवाइस दे दी कि भाई आप अपनी तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट भेजो कि भाई आप जो है इसको छोड़ो, किसको, पेरारी वालन को। और भी रिक्वायरमेंट थी औरों की, बाकी जो दूसरे जेल में जो लोग हैं उनके लिए भी। तो ऐसे में आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है। आर्टिकल 161 ये कहता है कि स्टेट कैबिनेट एडवाइस देता है किसको, गवर्नर को, कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज करे। किस चीज़ के लिए, मान लो कोई दोषी है, उसको पकड़ लिया गया है, तो उसको माफ़ करना, उसकी सज़ा को रिड्यूस करना, उसकी सज़ा को थोड़ा सा दूसरे चीज़ से रिप्लेस करना, या फिर कैसे भी करके सज़ा की इंटेंसिटी रिड्यूस करना। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जिनको हम बोलेंगे पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट या फिर रेमिशन बोल सकते हो। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये गवर्नर कर सकते हैं, पर उसके लिए स्टेट की कैबिनेट एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करे, और वो एड एंड एडवाइस जो है वो गवर्नर पे बाइंडिंग होती है। तो ऐसे में आर्टिकल 161 के बेसिस पे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, या तमिलनाडु की जो कैबिनेट है, स्टेट कैबिनेट, उन्होंने अपनी तरफ से गवर्नर को ये कह दिया कि आप प्रेसिडेंट के पास में रिक्वेस्ट भेजो। बट गवर्नर ने 2.5 साल तक रिक्वेस्ट को आगे भेजा ही नहीं। फिर बाद में फाइनली फरवरी 2021 में जा कर के रामनाथ कोविंद जी के पास में ये बात पहुंचती है गवर्नर के थ्रू कि जी भाई आप ऐसे कैसे भी करके फ्री करवाओ ये जो इंडिविजुअल्स जो जेल में है। ये इससे रिक्वेस्ट आई थी, तो फरवरी से लेकर के आप देख लो आराम से पूरा टाइम निकल गया। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में जब ये फाइनल सुनवाई हुई, जो कि 11 मई को कंक्लूड कर लिया था, ठीक है, रिजल्ट तो अभी दिया है कल वेंसडे को, पर 11 मई तक हियरिंग्स कंप्लीट हो गई थी। उसमें यही कहा कि पावर एक्सरसाइज करते टाइम पे गवर्नर को जो भी एड एंड एडवाइस मिल रही है उसको गवर्नर माने, ये ज़रूरी है। और अगर गवर्नर नहीं मानते हैं तो उस केस में उस प्रिजनर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान वाली बात है, जिसके लिए वो एडवाइस दी गई थी कि हाँ भाई इसकी सज़ा कम कर दो, तो बोलो उस केस में जुडिशल रिव्यू है वो प्रोविज़न अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कही है। तो आर्टिकल 161 एक तो ध्यान रखोगे, जिसमें स्टेट कैबिनेट जो है वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करता है कि किसी भी जो इम्प्रिजन्ड या प्रिजनर जो है उसकी सज़ा को रिड्यूस करवाने का वहाँ पर एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। और उसके बाद में वो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग रहती है गवर्नर पे, ओके। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और गवर्नर जब सेंड करेंगे तो वो उनकी वहाँ पर वो डिस्क्रिशन अप्लाई कर देते हैं, तो वहीं पर फिर जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न यहाँ पे आ जाता है। तो आर्टिकल 161 इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और ये जो केस था ना इसके खिलाफ में, पेरारी वालन के खिलाफ में, ये देखो टाडा केस था, ठीक है, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक्ट था उस टाइम पे। 1998 में डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में डेथ पेनल्टी को अपहेल्ड भी किया था कि वाकई में सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए। फिर सज़ा को कम्यूट किया गया, कम्यूट का मतलब रिड्यूस किया गया, डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके, और फिर बाद में रिडक्शन कर दिया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है। 2014 में ऐसा हुआ। अभी भी देखो मुर्गन और संथान करके 2 इंडिविजुअल्स और है जेल में अभी तो, ठीक है, पर अभी पेरारी वालन जो है वो तो बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये है सिनेरियो आर्टिकल 161 का, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, 2 न्यू शिप्स एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियन नेवी। देखो कल हमने ये न्यूज़ देख ली थी, INS उदयगिरी और INS सूरत, इनको देखो अभी ओशन ट्रायल्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है कल, ठीक है। अब इनके ट्रायल के बाद में इंडियन नेवी में इनको कमीशन कर दिया जाएगा। तो इन शिप्स के बारे में हम देखें और इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ के बारे में जानें तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो INS सूरत और उदयगिरी दोनों फ्रंट लाइन वेसल होंगे, मतलब लीड करने वाले हैं। सी ट्रायल्स पे लॉन्च कर दिए गए हैं। फिर इनके नाम पे जैसे ही ये नेवी में जाएंगे तो इनके नाम से पहले INS और लग जाएगा, इंडियन नेवल सर्विसेज, ठीक है। डिज़ाइन किसने किया था ये आपको हमने कल बता ही दिया था, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन। सूरत की अगर बात करें तो ये विशाखापट्टनम क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दैट मीन्स मिसाइल अटैक करने में कैपेबल है, अटैक आराम से कर सकता है। उदयगिरी की बात करें तो ये नीलगिरी क्लास का फ्रीगेट है, जो कि बहुत स्पीड से और जो सामने वाली पार्टी है उसको कंफ्यूज करने में कैपेबल एनफ है। इसके आगे अगर देखें तो जो सूरत है वो 4th शिप है लाइन में। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 15B।
उसमें ये 4th शिप है। इसके पहले 3 शिप्स जैसे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, INS मार्मोगांव जो अंडर ट्रायल है, INS इम्फाल जो कि अभी एडवांस स्टेज पे है, ट्रायल्स के लेवल पे चल रहा है और कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से मार्मोगांव, इम्फाल और विशाखापट्टनम, उसी में एक और ये सूरत, ठीक है। तो ये जी क्या होगा, विशाखापट्टनम जो है वो नेवी को अक्टूबर 2021 में दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में ये 4 शिप्स का मतलब 4th शिप है ये प्रोजेक्ट 15B के अंडर में सूरत। और सूरत कौन सा है, ये डिस्ट्रॉयर, ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्लास वाले ये हो गए सारे, सब में यही सेम से फीचर आपको मिलेंगे। जबकि दूसरी तरफ उदयगिरी की बात करें तो ये 2nd वॉरशिप है जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर है, ठीक है। और इसका ये चीज़ें थोड़ा रिवर्स भी याद रखोगे कि प्रोजेक्ट 17A किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 15B किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये नीलगिरी क्लास का फ्रीगेट है क्योंकि INS नीलगिरी ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है सितंबर 2019 को, अब उदयगिरी 2nd हो गया इसमें, ठीक है। नेवी की अगर हम करंट पोजीशन की बात करें तो इंडियन नेवी के पास में 130 शिप्स एंड सबमरीन्स हैं और 230 एयरक्राफ्ट्स हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं ये नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात करें, ये जो दोनों है ना, INS सूरत और ये जो हमने अभी बात की है उदयगिरी, दोनों इंडिजिनसली डेवलप किए हुए हैं। मझगांव डॉकयार्ड जो है मुंबई में, वहीं पे तैयार किया हुआ है। तो 1960 से लेकर अभी तक देखें तो 130 वॉरशिप्स और सबमरीन्स इंडिया में बन चुकी हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत वो भी देखो तैयार होकर रेडी है और जहाँ तक है अभी नेवी को हैंडओवर कर दिया जाएगा इस साल के एंड तक, 2022 दिसंबर तक, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखें, एयरक्राफ्ट कैरियर कौन से होते हैं, वो शिप्स होते हैं ना जिन पे जो ये जो फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म वो जाते हैं, ठीक है ना। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर अभी केवल एक है INS विक्रमादित्य नेवी के पास में, जो कि हमने रशिया से 2013 में लीज पर लिया था, ठीक है। अब ये विक्रांत और नेवी को मिल जाएगा तो ये दूसरा हो जाएगा इस तरीके से, पर ये फर्स्ट इंडिजीनसली डेवलप्ड, लोकली डेवलप्ड है ये INS विक्रांत, जो कि अभी ट्रायल्स में है। जल्दी से जल्दी जहाँ तक है दिसंबर 2022 तक के नेवी को दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्यों हम इतना कंसर्न्ड हैं कि भाई नेवी हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, देखो इंडियन ओशियन में हमेशा से इंडिया की अच्छी खासी पकड़ रही है, पर चाइना की बात करें ना तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे देखें तो चाइना के पास में लगभग 355 शिप्स और सबमरीन्स हैं, जो कि हमसे कई ज़्यादा, हमारे पास में कितने हैं, केवल 130। दूसरा 145 तो मेजर सरफेस कॉम्बिटेंट है, मतलब वॉरशिप्स अवेलेबल है 145। तो अब आप देख लो वर्ल्ड में न्यूमेरिकली सबसे बड़ी नेवी चाइना की हो चुकी है, ये USA की रिपोर्ट बोल रही है। इसके अलावा चाइना लगातार इंडियन ओशियन में अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है। चाइना की जो नेवी है उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, ठीक है। तो ऐसे में हमें हमारी खुद की स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करना है, साथ में हमारी खुद की वल्नरेबिलिटीज़ को हमें बचा करके रखना है, या फिर हमें स्ट्रांग बन के रहना है। तो इंडियन ओशियन रीजन में हम ही नहीं, US हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, वो सारे कंट्रीज़ जिनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशियन में, वो भी चाइना की इस बढ़ती हुई जो नेवी की ग्लोबल फुटप्रिंट को राइज होते हुए देखते हुए चिंता में है। तो ऐसे में हम हमारी कहते हैं ना कि हम हमारी खुद की स्ट्रेंथ भी राइज करें और जॉइंट एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करके हमारी नेवी को और स्ट्रांग बना सकते हैं। इसी का तो रिजल्ट है कॉड, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हम आ गए हैं फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, उसने अभी ये अपनी तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज़ की है और उस रिपोर्ट में ये कहा है कि जिस तरीके से नरेगा गाँव में रोज़गार प्राप्त देता है ना, नरेगा जैसी स्कीम जो चलती है, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको रोज़गार देने की व्यवस्था 100 दिन के लिए मिनिमम, तो बोला ऐसी ही स्कीम शहरों के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होना चाहिए अर्बन अनएम्प्लॉयड के लिए, शहरी बेरोज़गारों के लिए। दूसरा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से अलाउ करने की बात कही है, क्योंकि देखा जाए ना तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17, ठीक है, उस टाइम पर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अरविंद सुब्रमण्यन जी, तो उन्होंने भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और ये जो स्किव्ड नेचर है ना इनकम का, कि
कुछ लोगों के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे लोगों के पास में बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम इनकम के लेवल को राइज करने की ज़रूरत है, जिससे कम से कम एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नीड्स को तो पूरा कर सके, जिसमें हम 5 चीज़ों की बात करते हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। जिससे गवर्नमेंट जो है वो सोशल सेक्टर उस पर खर्चा कर सके और वल्नरेबल या वीकर सेक्शन है उनको एम्पावर कर सके। कुल मिला के बात आ रही है कि बेरोज़गारी के चलते गरीबी के चंगुल में ना पड़ें, इसके लिए शहरी बेरोज़गारों के लिए भी व्यवस्था करो। तो क्या चीज़ें बताई? एक तो बता दी कि नरेगा जैसी हमें शहरों के लिए भी स्कीम लॉन्च करनी चाहिए, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम कि सभी के अकाउंट में आप सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दो मिनिमम। इस चीज़ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अप्रूव किया कि भारत सरकार जो है वो जितनी भी सब्सिडीज़ जो भी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है उसको ख़त्म करके और ये कैश ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट पे जा सकती है। 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये बताया था कि अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट, जिसमें सबको मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए एक तरीके से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसके लिए बोला हमारी जीडीपी का 4.9% तक खर्चा आएगा। ये भी कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी देखो, बाकी तो टाइम बताएगा। अभी तो केवल जो प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा ये सजेशन दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट इस पर कितना क्या काम करती है। आगे है देखो, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी ने देखो रिज़ाइन कर दिया है पोस्ट से, और ये कहा है कि भाई पर्सनल रीज़न है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता कंटिन्यू। 2016 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो कि किस आर्टिकल के अंडर में गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है स्टेट्स में, और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट है उससे संबंधित किस आर्टिकल के अंडर प्रोविज़न दिए हुए हैं। देखो, अनिल बैजल जी जो है वो 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिनका 2006 में रिटायरमेंट हो गया था। फिर उसके बाद में इन्होंने कंटिन्यू अपना मतलब काम कंटिन्यू रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे उन्होंने सेक्रेटरी के तौर पे होम मिनिस्ट्री के अंडर में ऐसे काम किया हुआ था। तो ऐसे में इन्होंने नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे 2016 में अपनी ये जो पोस्ट थी ये संभाली थी। अभी 2021 में आपको पता है इंडियन पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को पारित कर दिया। तो उसके पास होने से क्या हो जाता है कि अभी ज़्यादातर जो पावर्स हैं, कभी भी कोई भी डिसीजन है पॉलिटिकल, वो ज़्यादातर किसके हाथ में चले गए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर के। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का लीडर बना दिया मेन लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही फाइनल से होगा अगर कोई भी डिसीजन दिल्ली में अब लिया जाता है तो। पर वही चीज़ है कि इन्होंने अपनी तरफ से रिज़ाइन दे दिया। 5 साल का इनका पोस्ट ऑलमोस्ट हो गया 2016 से, अगर हम कंटिन्यू देखें तो, ठीक है। तो ये था सिनेरियो। तो थोड़ा बहुत दिल्ली के बारे में पढ़ लेना भाई, दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे न्यूज़ है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, एंटरप्राइजेज हैं, उनको देखो अब पावर दी जा रही है कि वो अपनी खुद की सब्सिडीज़ को बेच सकती हैं, या जॉइंट वेंचर में कहीं पे कोलैबोरेशन कर रखा है इन गवर्नमेंट कंपनीज़ ने, तो वहाँ से वो विड्रॉ करना चाहे तो उनको इस चीज़ की पावर होगी। इससे देखो क्या होगा। सबसे पहली चीज़ कि जो प्राइवेटाइजेशन या कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको स्पीड मिलेगी। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें जो प्राइवेटाइजेशन हम करना चाह रहे हैं उसको करने में जोर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो दीपम डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि पूरी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, दीपम का यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए 1 सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम का लोड रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कोल इंडिया, ONGC, NTPC, इन कंपनीज़ को अलाउ कर दिया गया है, या फिर इन कंपनीज़ के मान लो कि गवर्नमेंट अपने स्टेक्स रिड्यूस करना चाहती है इन बड़ी कंपनियों में, तो इन कंपनियों का ही इतना काम हो जाता है कि दीपम पर लोड ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इन कंपनियों की बात करें तो इन कंपनियों की खुद की भी सब्सिडरी होती हैं, छोटी बड़ी कंपनियों में कहीं इनका शेयर होता है, तो वहाँ पर से प्राइवेटाइज़ करना, डिसइन्वेस्ट करना, अपना पैसा निकालना, वो अब इनको एम्पावर करने के डिसीजन लेने की बात कर दी है। इसका मतलब क्या हो गया कि छोटा मोटा जो डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन होगा ना, वो CPSEs अपने लेवल पे खुद ले पाएंगी, सरकार से पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बड़े लेवल पे जो भी काम होगा वहाँ पर गवर्नमेंट का जो दीपम डिपार्टमेंट है वो डिसीजन लेगा। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो कैबिनेट ने
बायोफ्यूल पॉलिसी को चेंज किया है और उसमें चेंजेस क्या हैं कि जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है ना पेट्रोल में, वो 20% तक करने का टारगेट है। पहले टारगेट था 2030 जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, अब उसको प्रीपोन्ड कर दिया है। क्या कहा कि 2025-26 तक एथेनॉल की जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग है वो 20% तक कर लेनी है। तो ऐसे में ये टारगेट है गवर्नमेंट का, क्योंकि एक तो क्या है, हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर डिपेंडेंसी हमारे रिड्यूस करना चाहते हैं, दूसरी पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है मेन सिनेरियो। आगे चलते हैं। अभी अगर देखा जाए ना तो गवर्नमेंट के अंडर में कितनी CPSEs काम कर रही हैं, लगभग 380 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिनमें सब्सिडियरी मतलब छोटी कंपनियां भी आ गई हैं। ओके, इसके आगे देखें। कल परसों हमने एक न्यूज़ देखी थी, ध्यान हो तो, कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को CERT-in ने एक नोटिफिकेशन इशू करते हुए कहा था कि भाई आप 5 साल तक यूजर्स का डेटा है वो रिटेन करके रखोगे, 60 दिन में जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करनी है, इस तरीके से। तो उस चीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए बोल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और क्या कहा है कि CERT-in, दैट मीन्स कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, उसके द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है उनको इम्प्लीमेंट करो, नहीं इंडिया को छोड़ दो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, CERT-in के बारे में पढ़ाई करनी है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे GST में जो रेट्स हैं उनको डिसाइड करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो काम चल रहा है, उसमें देखो ये उन्होंने रिकमेंड किया है अपनी तरफ से अभी कि जो भी गैम्बलिंग का काम है, ठीक है, या फिर जो हॉर्स रेसिंग का काम है, ऑनलाइन गेमिंग का काम है, कसिनो का काम है, बोला इनको GST के अंडर में लाया जाए और इनको 28% वाली जो स्लैब है ना, बोला उसके अंडर में लाया जाना चाहिए। अब देखो बात ऐसी है, आर्टिकल 279A, इसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है GST काउंसिल, उसका लास्ट डिसीजन होगा। ये तो इनके द्वारा केवल रिकमेंडेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन थे, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा थे इस पैनल के चेयरमैन जिन्होंने रिकमेंडेशन दी। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और रेस कोर्सेज के लिए कि भाई कितना % GST लगना चाहिए, उसको लीड किसने किया, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा ने। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, ये सेकंड लास्ट न्यूज़ है। इसमें ये है कि इनसाइट INSIGST, ठीक है, इनसाइट लैंडर जो कि USA की नासा का था, जो कि कहाँ पहुँचा, मार्स पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट अब पावर ख़त्म होने लग गई है उसमें। बेसिकली रीज़न क्या है कि ये जो इनसाइट लैंडर जो है ना नासा का, जो कि वहाँ पे मार्स की ज़मीन पे घूम रहा है, ठीक है, तो उसके जो सोलर पैनल्स हैं उस पर डस्ट सेटल हो गई, इस वजह से सोलर एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रही और जो बैटरीज हैं वो रिचार्ज नहीं हो पा रही है। तो इनसाइट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पावर को लूज़ कर रहा है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इनसाइट नाम अगर आ जाए तो नासा का है और ये कहाँ के लिए प्रोजेक्ट था, मार्च के लिए, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा लास्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पर है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके जो करंट प्रेसिडेंट थे प्रफुल्ल पटेल, उनको देखो अब इनकी पोस्ट है वो इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है। तो अभी क्या है, एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जिसमें वो कमिटी क्या काम करेगी, सबसे पहला काम तो प्रफुल्ल पटेल की जगह लेगी। ठीक है, और वो कमिटी में कौन कौन है, देखो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं AR दवे, एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है SY कुरैशी और एक भास्कर गांगुली, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। इन तीनों की ये कमेटी होगी जो कि रूल करेगी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे AIFF में। इनका काम क्या है कि एक तो नेशनल स्पोर्ट्स कोड तैयार किया जाए और एक इलेक्शन किस बेसिस पे होने चाहिए नए प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ये काम करेगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पे प्रफुल्ल पटेल का टेन्योर कंप्लीट हो गया। अब नए प्रेसिडेंट की खोज है, नए इलेक्शन जो हैं सितंबर-अक्टूबर तक होने के चांसेस हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमारा ख़त्म हो गया। ये AIFF के बारे में थोड़ा आप खुद से पढ़ लेना। थैंक यू।